अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। चीज़ें तब्दील हो रही हैं। मैंने जैसे कहा था मौसम बदल रहा है, लेकिन साथ गर्मी की हिद्दत भी बढ़ रही है। कल रात को मंसूर अली खान के साथ, अपने मंसूर के साथ एक प्रोग्राम में था। निहाल हाशमी और फैसल वाडा साथ थे। जो मैं मौसम की तब्दीली की बात कर रहा हूं तो वहां वाजे हो गई, पीडीएम जो है अब फेवरेट जमात नहीं रही है। और मैं बड़ा क्लियर हूं कि इस वक्त जो जज हमायूं दिलावर साहब है ना, वहां तक जो प्रेशर है वो ये हम मौजूदा हुकूमत का है। जी इसी हुकूमत का है। और वो अता तारड़ साहब, वो जिनके दादा हजूर आप बैग लेकर फिरते थे सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने के लिए, वो लोगों को कानून सिखाते फिर रहे हैं। कितना का कानून आता है मैं बड़ी दफ़ा चैलेंज कर बैठा हूं उनको, आज फिर चैलेंज कर देते हैं। कहाँ है, आ जाए जनाब, इसी पे आ जाए, तोशा खाना पे बात कर लेते हैं आपके साथ। आपको तो इतना ही नहीं पता केस है क्या। वो भाई 1947 से अब तक के असासे जब निकाले, डिक्लेयर चीजें सारी आपको याद होना चाहिए। 1990 से लेकर ताजा तरीन जब हाईकोर्ट से निकाले तो फिर क्या निकला, गाड़ियां भी निकली, गाड़ियां भी निकली। अच्छा, और गाड़ियां बैन है, मैं बार बार बताता हूं आप लोगों को। ये मैंने चूंकि प्रोग्राम में बात की हुई है, मैं वो दोहराता नहीं हूं बात आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों की समझ के लिए। गाड़ियां बैन है, वो इंपोर्ट नहीं हो सकती। अगर तोहफे में आ गई है ना तो भाग सरकार ही जब्त होनी है। अच्छा, आपने ले ली एक चीज 100 रुपए की है, आपने 20 रुपए में ले ली, तो आपने 20 रुपए पे कस्टम ड्यूटी नहीं देनी है। कस्टम ड्यूटी तो आपको 100 पे देनी होगी। इनकम टैक्स भी 100 पे कटेगा। और अनानास ले लिए मुफ्त। अच्छा चले अनानास, अच्छा हाँ वो अनानास मुफ्त ले लिए, तो वो अनानास बताना पड़ेगा ना मुफ्त क्यों ले ली है। अब तो जो नया कानून बन रहा है, नए कानून में आपको पता है कि क्या हालात आ गए और क्या चीज़ें सारी सामने आई हैं। वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ें किस तरफ, किस समत में जा रही हैं। अतार इसमें तो कोई शक नहीं, वकीलों को लेकर वहाँ प्रेशर डालने की कोशिश करता है। और वो प्रेशर इसलिए है कि वो जहाँ कहीं बैठ के ये फैसले हुए हैं, जिनकी मर्जी से ये जज लगा है, तो वहाँ कहा जा रहा है कि उसकी पूरी सपोर्ट करें आप। और मैं बार बार आपको क्लियर कर चुका हूं, मैंने रात के प्रोग्राम में, सियासत में भी था प्रोग्राम, 3 प्रोग्राम थे मेरे, 2 सोशल मीडिया पे थे, एक हम न्यूज़ पे था। तो वहाँ मैंने एक बात बड़ी वाज़ेह वजाहत के साथ कही है, और ये आप भी पल्ले बांध लें। मैं फिर क्लियर कर देता हूं आपको कि तोशाखाना केस है क्या। तोशाखाना केस बड़ा सीधा सा मामला है, और ये फौजदारी जुर्म नहीं है। पेनल्टी लगनी है, यानी एक काम आपने नहीं किया तो आप पे पेनल्टी लगनी है। इस तरह के जो पेनल्टियां हैं वो इनकम टैक्स के कवानीन में भी हैं, वो कंपनीज लॉ के तहत भी हैं। मैंने वो भी बताया, मैंने वो भी वजाहत दी। तो इसलिए इनका इतलाक जहां आप करना चाह रहे हैं वहां इतलाक हो नहीं सकता। तालीम, आज तालीम की कमियां, इसलिए तो मैं कहता हूँ आईने पाकिस्तान उर्दू, अंग्रेजी, फारसी और पश्तो में होना चाहिए। और इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं दोबारा चैलेंज कर रहा हूँ अता तारड़ को और उनके जितने भी हवारी हैं। ले आए मरियम सफदर और नवाज शरीफ का रिकॉर्ड, और यहाँ भी आ जाए। यहाँ लिमिटेशन का प्रिंसिपल है जिसकी बुनियाद पर यह केस बनता नहीं है, टाइम बार्ड है। और साथ साथ जल्द सुबह साइफर का केस लग गया, रुकवाने गए इस्लामाबाद आए, और फिर वो की दरख्वास्त फिर चली गई जनाब चीफ जस्टिस जनाब आमिर फारूक साहब के पास, जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास। साइफर के केस का आपको हर को पता है, जो अब नजर आ रहा है, आपको डाउट तो नहीं आ जाना चाहिए आपको। ऑपरेशन रजीम चेंज पूरी दुनिया के अंदर हुए। तो कल जो है साइफर रुकवाने के हवाले से जो केस की समाअत है, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब भी करेंगे। सुना है कि अता तारड़ फिल्म वहां मौजूद होगा। वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, मैं नहीं कह देता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनकी इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिबटल बड़ा क्लियर दिया। चंद चीजें मेरे पास आई हैं, मैं बता देता हूं जी।
उनका कठपुतली वज़ीर आज़म के मस्खरे मुआवन की प्रेस कॉन्फ्रेंस अदालत और ट्रायल पर असरअंदाज होने की शर्मनाक कोशिश है। तोशाखाना केस हर लिहाज से बदतरीन सियासी इंतकाम की अमली मिसाल बन चुका है। तोशाखाना केस समेत चेयरमैन तहरीक इंसाफ 180 से ज्यादा झूठे मुकदमा का वाहिद मुकदमा इन्हीं सियासत से बेदखल करना है। सिक्काबंद शवाहिद के बिना पर तोशाखाना जज का तासुब कौम पर वाज़ेह हो चुका है। जज साहब अदालत में बैठकर कायदे और कानून के खिलाफ नहायत गैर मामूली गुजरे मुकदमे का ट्रायल चलाने में मसरूफ है। कठपुतली वज़ीर आज़म की एमा पर एक ज़मीर फरोश का ओबाश होना बंदे लेकर अदालत पहुंचना शर्मंगेज़ी की शरय। अब वो सारी बातें मैंने अब से पूरा नहीं बता रहा, लेकिन चूंकि वक्त ज़रा कम होना है तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि चाह क्या रहे। इसके पीछे जो बातें हैं सारी वो भी बड़ी वजाहत के साथ आपके पता होनी चाहिए, और मैं बताता भी इसलिए हूँ आपके सामने। आगे मैं 9 मई के हवाले से वो वाकया जो मैंने बात करनी है, आर्मी एक्ट जो कौमी असम्बली में मंजूर हो गया उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा मैं, और आगे है शयान अली की एक ट्वीट में शेयर करूंगा। चले पहले शयान अली के ट्वीट पर बात कर लेते हैं कि शयान अली ने इमरान रियाज के लिए आवाज उठाई है बरतानी पार्लियामेंट के सामने। वो बैनर लेकर गया और बरतानी पार्लियामेंट के सामने जाकर उसने बड़ी खुल के आवाज उठाई है और वहां और बताया है कौम को, देखें कौन है जो इतना करेगा काम इस तरह करके, लेकिन उसने कोशिश पूरी की अपने तौर पर। उसका रिजल्ट जो भी है वो अपनी जगह आवाज तो उठा रहा है ना, और इमरान रियाज की आवाज हम भी सारे उठा रहे। हम तो रोजाना ट्वीट करते हैं, रोजाना अब सोशल मीडिया पे बात हो, आज के प्रोग्राम में देख लें कोई वजह नहीं है, वो लॉलीपॉप नहीं अब चल रहे, आपको वजह ही समझ नहीं आ रही। भैया आप बड़ी सीधी सी बात है कि हाईकोर्ट चीफ जस्टिस साहब हाईकोर्ट को केस लगाना चाहिए, लगा के केस सुनना चाहिए और पूछना चाहिए कि अभी इमरान रियाज साहब कहाँ है। हम कुछ बातें करते रहेंगे, बातें छोड़ दें। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये प्यार मोहब्बत वाला काम नहीं है। चलें, आपको अब ये बात आपके सामने रख दी है, अब आपको मैं ले चलता हूं जस्टिस काजी फाइसा वाले मामले में। जस्टिस काजी फाइसा को कह रहे हैं को गिफ्ट वापस कर दिया, कुछ दोस्तों ने बड़ी चली तो मैंने उन्हें कह दिया कि उनको चाहिए था उनके अपनी मिसेज के मनी ट्रेल के हवाले से जो दादाओं की तफसीलात है वो तो कौम के सामने रख दे। गिफ्ट तो वापस कर दिया। ये बड़ा ओपन एंड शट केस है जुडिशल काउंसिल का। आज भी FIR जो FBI की रिपोर्ट है वो सामने है। 10.5 करोड़ के करीब की प्रॉपर्टियां हैं, 1 करोड़ रुपया आमदन है, यानी मुख्तलिफ जराए से अगर खर्चे भी निकाल दें डाल दें तो बाकी 9 करोड़ रुपया का वजाहत ना दी, उस पर फिर टैक्स लगाया था, वो टैक्स भी उड़ा कर रख दिया है, सारा कुछ रिकॉर्ड पे। आप यहाँ से लेके ना, यानी मैरिड में भी क्या बातें ना होंगी। इसी पर मैंने इसलिए ट्वीट किया कि नहीं, कौम के सामने वो सारी सूरत हाल जो है आनी चाहिए, वो आनी चाहिए, मनी ट्रेल आना चाहिए, डिटेल सारी आनी चाहिए। वो अब आएगा तब मामला ठीक होंगे। आगे आर्मी एक्ट जो है ना वो कौमी असम्बली में भी पास हो गया है, मंजूर हो गया जी। 2023 जो तरमीमी बिल है, सरकारी हैसियत में पाकिस्तान की सलामती और मफाद के हासिल मालूमात का इंकशाफ करने वाले शख्स को 5 साल तक सख्त कैद की सजा दी जाएगी। आर्मी चीफ या बाख्तियार आर्मी अफसर की इजाजत से इंकशाफ करने वाले को सजा नहीं होगी। पाकिस्तान और अफवाज के मफाद के खिलाफ इंकशाफ करने वाले से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी से निपटा जाएगा। और ये वो सारी है जी। वहाँ वो तैनात अफसर रिटायरमेंट, इस्तीफा, बरतरफी के 2 साल तक सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। हसास ड्यूटी पर तैनात आला अफसर रिटायरमेंट के बाद 5 साल तक सियासी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकते। खिलाफ वर्जी करने वाले 2 साल की सजा होगी। अब ये कौन जीता है तेरी जुल्फ साहब, मैं अब क्या कहूँगा, इन चीज़ों को सामने रख कर देखें क्या होना है। इमरान खान पे कोशिश है कि इसका इतलाक हो जाए, वो होना नहीं है। तो और बातें तो सिर्फ इधर उधर की होनी है जो होती रहेंगी, आपके सामने मौजूद हैं। आखिर में मैं आपको ले चलता हूँ जो 9 मई के सामने इमरान खान साहब ने उसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा, अल्लाह इज़ अल हक। After the judgment of additional district and session judge Farooq Fareed Baloch on 19 July regarding my involvement in a criminal case, it a ridiculous way to implicate a person in a criminal case clearly reflecting malafide and ulterior motive. Today, यानी कल की बात है, again the landmark judgment by Lahore Shahryar Afridi granting bail further vindicates my stance and show how 9th May was a well-planned false flag operation with the full backing of a controlled media and state institution, only one person to crush PTI। वो फैसला जो है बैकग्राउंड पे चल रहा है। आप उसमें जो इमरान खान साहब ने फैसला जो शेयर किया उसका 6ठा पैरा जो लिखा हुआ है कि उन्होंने सारी चीज़ों को सामने रखे, 3-4 बड़ी वाज़ें हैं
वो कह रहे हैं GH की वो गेट 1 की फुटेज कोई नहीं आई है, सिर्फ स्लोगन अगर कोई लगाए पता कैसे चलेगा कि किस तरह हुआ। और कोई आर्मी अफसर जो है वो अटैच नहीं किया गया CCTV फुटेज के हवाले से, वो चीज़ें कोई सारी सामने नहीं आई। और जो ये सारी बातें लिखने के बाद अल्टीमेटली उन्होंने आखिर में जो लिखा है, फॉर व्हाट हैज़ बीन डिस्कस ऑल द 6 बेल पिटिशंस आर अलाउड, वो जिसमें शाहिद अफरीदी भी शामिल है। और इसके अंदर जो आर्गूमेंट्स लिखे हुए जस्टिस, इसमें जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब हैं और जस्टिस सफदर सलीम शाहिद साहब हैं। जस्टिस सफदर सलीम शाहिद साहब जो है ना वो रिटायर हो गए हैं कल, और अपने ऊपर कोई दाग नहीं लेकर गए, इसलिए उन्होंने कोशिश करके, नहीं है बड़ी हिम्मत की बातें हैं भाई, हिम्मत करने की बातें हैं। अगर आप हिम्मत कर लेंगे तो ठीक है। आखिर में जस्टिस काजी फाइज साहब में तौहीन अदालत तो बनती है, वो एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी, वो दरख्वास्त वापस ले ली है। RDLO के कमीशन के दीगर 2 मेंबरान के खिलाफ दायर की गई थी। यानी वो कैसे रोक सकते हैं, कोई कंसर्न ही नहीं है, वो जुडिशल ऑर्डर है, और ये जुडिशल कमीशन का जुडिशल ऑर्डर तो है नहीं है। ये सारे हकायक हैं जो आपको पता होना चाहिए। मैं कोशिश करता रहता, मैक्सिमम चीज़ें आप तक कवर करता चलूँ, और यहाँ मैं बताता चलूँ कि जो इलेक्शन है वो 90 दिन के अंदर वाली जो कॉन्सेप्ट है वो गलत है। और मैंने मंसूर अली खान का प्रोग्राम का अगर कुछ हिस्सा यहाँ पड़ा हुआ तो बैग लगा देंगे। ये अजहर साहब, ये कानून और इंसाफ की जो कि बात हो रही है, खान साहब इतने डिलेइंग टैक्टिक्स क्यों यूज़ कर रहे हैं? आज जज साहब को भी कहना पड़ गया कि वकला जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं। एक ही केस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया है, आज सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। इतना डिले क्यों? खान साहब इफ इज नीट एंड क्लीन तो कहें जी, पूछे मुझसे, कोई भी सवाल पूछना है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, मैं मंसूर साहब थोड़ा सा टाइम जरूर दीजिएगा, मैं बताता चलूँ आपको, जो कि इस केस में मैं लाहौर हाई कोर्ट में भी वकील हूँ और मैं कई मामलात को देख रहा हूँ जी। तो पहली तो बात है, ये कोई फौजदारी जुर्म नहीं है, मैं पहले क्लियर कर दूं। अच्छा। ये पेनल्टी है, जैसे टैक्स टाइम पे नहीं देते तो आपको सजा हो जाती है, आप अपना कंपनीज के कोई चीजें टाइम पे ना कर सकें अंडर दी कंपनीज एक्ट तो वहां भी सजा हो जाती है। पहले तो ये समझ लें फौजदारी जुर्म नहीं है। अब आते हैं है क्या, ये है क्या? आपको पता है तोशा खानों की तफसीलात 1947 से लेकर अब तक निकलवाने के लिए ये काम मैंने किया, और 1990 के बाद की सारी तफसीलात निकाल के तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि करप्शन क्या है, कहाँ। जैसे फैसल वाडा साहब ने कहा है, वो आप जरा चीजों को जरा समझने की बात है, लेकिन जो असल बात है, वो जो समझने वाली बात है वो क्या है कि जनाब, वो तो आपको पता है गाड़ियां बैन थी, गाड़ियां नहीं आ सकती थी, गाड़ियां आई, उनकी कस्टम ड्यूटी, उनका इनकम टैक्स, उनको एक तरफ रखते। होना क्या था इसमें? बड़ा सीधा सा इशू है कि आपने सालाना गोशवारे जमा कराने हैं। गोशवारे जब जमा कराने हैं ना अपने 2018 जून के, वो दिसंबर में जमा कराने हैं। अप्रैल 120 दिन उसकी लिमिटेशन है। 2019 अप्रैल आ गया, अगले साल के 2020 अप्रैल आ गया, उससे अगले साल का अप्रैल 2021 आ गया। इन सालों में तो इलेक्शन कमीशन ने किया ही कुछ नहीं है। और इलेक्शन लिमिटेशन का मुद्दा लेकर आ रहे हैं ना कि लिमिटेशन हो, टाइम बाउंड नहीं है, ये टाइम बार हो चुका है। हाँ, टाइम बार भी आ गया, जो कि ये फौजदारी जुर्म नहीं है, पेनल्टी का प्रिंसिपल है। और एक और बात ले लेना, यानी इलेक्शन कमीशन का भी इख्तियार नहीं था, टाइम खत्म हो गया, इन्होंने किया, बदनीति से चले गए स्पीकर के पास, स्पीकर ने रेफर, जो इख्तियार ही नहीं था स्पीकर का। ये तो अजहर साहब, ये सारी बातें तो सर हो चुकी ना डिसाइड। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसके जुरिस्डिक्शन के हवाले से कह दिया और उसके बाद केस शुरू हो गया। ट्रायल कोर्ट में तो फिर भी केस चल रहा है ना सर। जुरिस्डिक्शन सर, यही तो मसला है ना। देखिए, हमारे यहाँ बेसिक मुसलमान एक असूल है और पूरी दुनिया में राइज है कि जब दायरा इख्तियार की बात हो ना, पहले दायरा इख्तियार को तय करते हैं। फौजदारी जुर्म हो जाना तो अगर ट्रायल चलना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक दायरा इख्तियार, आप सुपर स्ट्रक्चर ही आगे लेकर चल सकते। यहाँ इशू बड़ा सीधा सा है, यानी इशू ये नहीं है इलेक्शन कमीशन ने अपने इख्तियार से तजावुज किया। आपने देख ले, आज इस मुल्क में तबाही और बर्बादी की जिम्मेदार कौन है? इलेक्शन कमीशन है। अगर टाइम, ये सारी चीजें तो सर बाद में अपील में भी तो की जा सकती है ना। 342 का बयान रिकॉर्ड कराने में क्या मसला है इतना? ना मंसूर साहब, यही तो एक सवाल है। ये पहले वाला जो फैसला है, जो इलेक्शन कमीशन ने जो पहला फैसला दिया है, उसकी बुनियाद पर ये इस्तगासा आया, वही अंडर चैलेंज है। वो लाहौर हाई कोर्ट में 5 मेंबर बेंच सुन रहा है, यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास गया, इनका इख्तियार ही नहीं था, जो कि मियांवाली की सीट है। मैंने वहां चैलेंज किया उनके वोटर की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में, फिर लाहौर हाई कोर्ट लार्जर बेंच सुन रहा है, लेकिन जस्टिस आमिर फारूक साहब बायस नजर आ रहे हैं सारे मामले को लेकर। भाई जुरिस्डिक्शन पहले तय कर दे। जजेस के हवाले से दोबारा आपकी जानिब से भी जजेस के हवाले से सवाल किया जा रहा है। मैं
और अदालत ने जब डेट दे दिया था, ये डेट देने वाली अदालत कौन थी? अजहर साहब, अदालत ने क्यों डेट दिया? अजहर साहब वांट्स टू से, और अदालत ने कब डेट दिया? 14 दिन के बाद। फेवरेट टॉपिक 14 दिन के बाद सर उनका फेवरेट टॉपिक छेड़ दिया आपने। अजहर साहब इसके ऊपर कमेंट करना। अजहर साहब, इलेक्शन इन्होंने नहीं कराया कि इलेक्शन कमीशन ने नहीं कराया? अच्छा, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, इलेक्शन इन्होंने नहीं कराया जी। उसकी मैं वजूहात बता देता हूँ। अच्छा, गवर्नर इनका था, मैं तो गवाह हूं ना। 10 फरवरी का लाहौर हाईकोर्ट ने जब फैसला दिया, इन्होंने कहा जी फ्लक्स ऑफ टाइम से असेंबली डिसॉल्व हुई, मैंने डेट नहीं देनी। हाईकोर्ट ने कहा कि जनाब इलेक्शन कमीशन गवर्नर से मुशावरत करके डेट दे दें। गवर्नर ने कोई डेट नहीं दी, ना इलेक्शन कमीशन ने डेट दी। फिर मामला चला गया इंट्रा कोर्ट अपील फाइल कर दी इनके गवर्नर साहब ने कि जनाब इलेक्शन नहीं कराना। कैसे बात करते हैं ये। फिर मामला आया सुप्रीम कोर्ट का। जब मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने के सामने भी इन्होंने क्या कहा, इन्होंने एक जगह भी कहा हो कि हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हो। इन्होंने बहाना बनाया पैसे नहीं है। वो इलेक्शन कमीशन को टाइम ही साइड पे रखे। सबसे बड़ी बात क्या थी कि पैसे नहीं है इनके पास, पैसे मना कर दिए। बिल्कुल ये फैक्ट है। हां, वो ये रिकॉर्ड की बातें हैं। ये पूछे रिकॉर्ड पे है। 28 मार्च को। अजहर करें, आप सवाल करें। अजहर भाई 60 डेज जो है वो 28 मार्च को पूरा हो रहा था। जो डेट दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के जानिब से वो एक्सीड कर रहा था 60 डेज को। तो जब आप 60 डेज में इलेक्शन नहीं करा सकते तो सबसे पहले वायलेशन वो बेंच ने किया। अच्छा, यानी 28 तारीख तक के लिए पैसे थे, आगे करने की वजह से पैसे नहीं थे। आप देखिए, अव्वल तो आपको राइट नहीं था। दूसरी बात, आप 60 डेज के आगे क्यों गए? अजहर साहब की हक तलफी हो रही है, वो है नहीं यहाँ पे। उनकी बात सुन ले जी। अजहर साहब बात कंप्लीट करें। बात देखे ना, ये देखे ना, निहाल भाई है, हमारे भाई हैं। मैं बस हैरान हो रहा हूँ कि आइंदा से लग रहा है मुझे ये सियासत में इनको मौका नहीं मिलना। जिस तरह की आज बातें कर रहे हैं ना, बड़ा मुश्किल हो जाना है। आज इनकी वजाहत तलब हो जानी है। मैं उन्हें लाइटर साइड कह रहा हूँ मैं। अब चलते हैं आगे बात की तरफ। देखिए, बात बड़ी सीधी सी है। डेट का कहा, बाकायदा इनको डेट ना दी। फिर मैंने एक पिटीशन फाइल की लाहौर हाई कोर्ट में। मैंने कहा ये डेट ही नहीं दे रहे दोनों। सेक्शन 57 के तहत सदर पाकिस्तान डेट दे। सदर पाकिस्तान ने 20 मार्च को डेट दे दी थी। अजहर साहब आगे का बताएं। अजहर साहब आगे का बताएं। तहरीक इंसाफ क्या सोचती है, टाइम पे हो रहे इलेक्शन या नहीं हो रहे? आपकी क्या राय है? अब तौहीन अदालत हो चुकी है। यहाँ क्रेडिट जाता है इमरान खान को। ये उनका पूरा एजेंडा उन्हें पता था कि इन्होंने असेंबलियों की मियाद बढ़ानी थी अगस्त में 1 साल के लिए। इमरान खान ने वक्त से पहले असेंबलियां तहलील करके जो इनका एक एजेंडा वो तो नीस्तो नाबूद कर दिया। अब आते हैं इसे आगे। अब आगे देखें, यानी ये जमहूरियत की बात कर रहे हैं ना, मायने पाकिस्तान की जमहूरियत नफी कैसे कर रहे हैं। कह रहे हैं हमने असेंबलियां जो है हमने 8 तारीख को डिसॉल्व करनी है। अच्छा भी कर ले 8 डिसॉल्व को भाई। आप 5 दिन पहले डिसॉल्व करेंगे तो 5 दिन इलेक्शन पहले आ जाएंगे। 60 दिन ये जो समझी बैठे हैं ना कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने। मैंने नोटिस दिया है इनके वजीर आजम को और बाकायदा इलेक्शन कमीशन को कि जनाब इलेक्शन कमीशन की तैयारियां पूरी हैं। जब वक्त से पहले असेंबलियां तहलील होनी है तो उसकी एक वजह है कि इलेक्शन कमीशन की तैयारी नहीं होती है। वो इसलिए टाइम 30 डेज फालतू दिया हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन की तैयारी व्हाट यू आर सेइंग इज कि बेशक अगर इन्होंने 8 को भी असेंबली तहलील कर दी, इलेक्शन फिर भी 60 दिन के अंदर होने चाहिए या होंगे? 60 दिन Then 90 days. And I'm very clear about it. And I'm very, और मैंने नोटिस दिया हुआ है। मैंने 2 नोटिस डाल दिए और मैंने पिटीशन तैयार रखी हुई इस काम को सामने रखते हुए। मुझे कमेंट तो मजाक बनाया। मुझे जरा कमेंट लेने दे सर इस पॉइंट। फैसल साहब, इज दैट पॉसिबल? नो, आई डोंट थिंक सो। मैं तो वकील नहीं हूं, लेकिन ये और वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है 54 डेज। ठीक। अब इलेक्शन कमीशन 60 दिन में करे या 80 दिन में करे या 85, बट अगर इन एडवांस असेंबली तोड़ दिया 105 नहीं। अब तो ये सही कह रहे हैं फैसल साहब, एक्चुअली सही कह रहे हैं, क्योंकि आप तो इलेक्शन की डेट का इख्तियार आपने टोटली इलेक्शन कमीशन के पास। वहाँ बात एक बड़ी वाजे मैंने कही है और मैंने इस पर नोटिस भी डाले हुए हैं वजीर आजम को भी, इलेक्शन कमीशन को भी, कि जो भी डेट दे 90 देखें। यहाँ 60 दिन के अंदर इलेक्शन, जब इलेक्शन का असेंबली पूरी हो और 5 दिन पहले आप तहलील कर देंगे, इसको उठाकर 90 दिन ले जाए, ये आइन की मंशा नहीं। आइन की मंशा मैक्सिमम टाइम देने की एक वजह है कि अगर जल्दी इलेक्शन असेंबलियाँ तहलील कर दें तो वक्त नहीं होगा इलेक्शन कमीशन को तैयारियां करने के लिए। तो ये 30 दिन का टाइम जो है ना फालतू उनको दी। मैंने और आपने नहीं दिया, ये पार्लियामेंट ने फराहम किया है। ये गलत है, ये गलत। जो दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये जो काम है ना, ये अगर पार्लियामेंट उसके मुताबिक करती रहेगी, आइन और कानून के मुताबिक, फिर सवाल और उंगलियां नहीं उठेंगी। इस वाले मामले में सवाल भी उठ रहे हैं और उंगलियां भी हैं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।